हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 13 और 14 अक्टूबर के डेली जीएस कैप्सूल में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज आता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले टुडे इन हिस्ट्री में हम जानेंगे वर्ल्ड कैलामिटी कंट्रोल डे के बारे में। इसके अलावा 13 अक्टूबर में ही हम सिस्टर निवेदिता को भी कवर करेंगे, जबकि 14 अक्टूबर में हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में जानेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जबकि एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में। एंड लास्टली इन साइंस हमारा टॉपिक होगा जू इन्फेक्शन। अब आज यानी कि 13 अक्टूबर को वर्ल्ड कैलामिटी कंट्रोल डे मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल ऑब्जर्वेंस है और इसको हम इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन भी कहते हैं। ये दिन हर साल डिजास्टर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। शुरुआत में इसको इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहते थे। अब सिस्टर निवेदिता के बारे में बताने से पहले मैं आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एवोल्यूशन के विषय में कुछ बातें बता दूं। देखिए, आजादी से पहले और आज भी दो तरीके के लीडर्स हैं। एक तो जो आइडियाज को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड और दूसरे हैं इंडिजीनियस आइडियाज वाले। जैसे डिफेंस के क्षेत्र में हम लोग या तो डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज और या फिर उसको अपने ही देश में बनाते हैं। यही चीज इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे भी अप्लाई होती है। दोनों ही ग्रुप्स आजादी से पहले नेशनलिस्ट तो थे, बट उनके जो इंस्पिरेशन थे वो अलग अलग थे। आइडियोलॉजिकल इंपोर्टर्स में वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते हैं जो कि आयरिश इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन से प्रभावित थे, जबकि इंडिजीनियस आइडियाज को फॉलो करने वाले अंग्रेजों और मुगलों से पहले जो हमारी सोसाइटी थी उसको अपने थॉट का ओरिजिन मानते थे। इस डिफरेंस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सेक्युलरिज्म पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब था सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, मतलब रिलीजन और स्टेट को अलग अलग रखना। और इस शब्द के ऊपर काफी सारी बहस हुई थी इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और फाइनली सेक्युलरिज्म शब्द को नहीं रखा गया था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद सेक्युलरिज्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया और यही डिफरेंस एनी बेसेंट और सिस्टर निवेदिता में भी था। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि एनी बेसेंट का जन्म इसी महीने की 1 तारीख को हुआ था और ये लंदन में पैदा हुई थीं, जबकि सिस्टर निवेदिता आयरलैंड में पैदा हुई थीं और उस समय पर आयरलैंड में भी इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस पाने के लिए मूवमेंट चल रहा था। इस मूवमेंट में भी एनी बेसेंट ने भाग लिया था। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों ही महिलाएं कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थीं इन दियर अर्लियर ईयर्स और इसी के तहत सिस्टर निवेदिता का नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था और आज के दिन यानी कि 13 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि होती है और आने वाली 28 तारीख को इनका बर्थडे होता है। अच्छा, एनी बेसेंट वॉज मोर लिबरल। दोनों ही महिलाएं सिंगल थीं इन द सेंस कि एनी बेसेंट अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई थीं, जबकि सिस्टर निवेदिता वॉज अ विडो, जिनकी शादी के तुरंत बाद ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। एनी बेसेंट अपने शुरुआती दिनों में फेबियन सोसाइटी से जुड़ी हुई थीं, जो कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसी वजह से एनी बेसेंट को कहा जाता है कि शी वॉज अ वुमेन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, क्योंकि बाद में इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई ऑलकॉट एंड मैडम ब्लवात्स्की। एनी बेसेंट पहली बार स्वामी विवेकानंद से 1893 में मिली थीं, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में हेल्ड हुई वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन रिलीजन्स में गए थे और यहाँ पर एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया था। अब देखिए, एज अ इम्पोर्टर ऑफ आइडियाज एनी बेसेंट ने सेक्युलरिज्म के ऊपर भी काम किया था, लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ने के बाद इन्होंने एक प्रोजेक्ट अंडरटेक किया था वर्ल्ड टीचर का, जिसके लिए इन्होंने एक भारतीय बच्चे को अडॉप्ट किया था। उस बच्चे का नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वर्ल्ड टीचर टू अ लेफ्टिस्ट लिबरल। अच्छा, यहाँ पर एनी बेसेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जैसे इस्लाम में खलीफा होते हैं और क्रिश्चियनिटी में पोप होते हैं, वैसे ही हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी दुनिया में एक सिंगल व्यक्ति होना चाहिए
जबकि सिस्टर निवेदिता रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़ने की वजह से हिंदुइज्म के हेट्रोजीनियस अप्रोच पे विश्वास करती थीं। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद की जो कर्मभूमि थी वो कलकत्ता में थी और इसीलिए सिस्टर निवेदिता 1898 में कलकत्ता आ गईं, जहां पर 25 मार्च 1898 को ब्रह्मचर्य की शपथ दिलाई थी। अब देखिए, साधु संतों में या तो आप लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं या फिर आप लाइफ लॉन्ग संन्यास का पालन कर सकते हैं। सिस्टर निवेदिता के केस में उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, इसीलिए उनको ब्रह्मचर्य की शपथ दिलाई गई, जबकि एनी बेसेंट प्रैक्टिसिंग सन्यासी थीं, क्योंकि इनके 2 बच्चे भी थे। बात करें 14 अक्टूबर की, तो इसी दिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन दी ग्लोबल इकोनॉमी। कुल मिला के ये समझिए कि किसी भी इंडस्ट्री में जो भी गुड्स या फिर सर्विसेज हैं, उनका एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए अगर हमको ट्रूली एक ग्लोबल इकोनॉमी बनना है। पहली बार वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे को 1970 में मनाया गया था और इस साल इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि पूरी दुनिया में जो एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस हैं उनका एक सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए, बिकॉज एनवायरमेंट इज नॉट बाउंड बाई बॉर्डर्स ऑफ नेशंस। अब देखिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है ये मेनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स के द्वारा मनाया जाता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स सेट करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 23 फरवरी 1947 को इस्टेब्लिश किया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में हैं। तो आप इन सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे एनिमल ब्रिजेस की पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल हुई थीं और ये बहुत खुशी की बात है कि अब भारत में भी आपको एनिमल ब्रिजेस देखने को मिलेंगे और ये चीज भारत में पहली बार होगी। इसी वजह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आजकल न्यूज में है। अब एनिमल ब्रिजेस क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रणथंभौर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के बीच में से गुजरता है और इसी वजह से यहाँ पे एनिमल ब्रिजेस या फिर एनिमल ओवरपासेस बनाने के लिए प्रपोजल दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये एक्सप्रेसवे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कनेक्ट करेगा, एक तो मुकुंदरा और दूसरा रणथंभौर। ये दोनों ही राजस्थान में स्थित हैं। तो आप इन सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। अब देखिए, एनिमल ब्रिजेस की बात करें तो इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक रोड बनाई जिसके दोनों ही तरफ जंगल हैं। जनरली होता क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट के एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए इन रोड्स का इस्तेमाल करते हैं एंड इन दी प्रोसेस बहुत सारे जानवरों की डेथ हो जाती है। इसी का सोल्यूशन है एनिमल ओवरब्रिज, जहां पर फॉरेस्ट के 2 पार्ट्स को एक ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है या फिर रोड के नीचे से एक टनल बना दिया जाता है, जिसकी वजह से एनिमल्स को रोड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए एनिमल ब्रिज का मेन ऑब्जेक्टिव जानवरों को मैनमेड बैरियर्स से सेफ्टी प्रोवाइड करना है। बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, तो ये हमारी नेशनल कैपिटल को हमारी कॉमर्शियल कैपिटल से जोड़ेगी, यानी कि दिल्ली को मुंबई से। फिलहाल के लिए ये 1250 किलोमीटर की रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आप एक और चीज जान लीजिए कि वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ही मर्ज कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए होगी। यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली और 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। इनको याद करने के लिए अगर आप इसमें दिल्ली ऐड कर देते हैं तो एक फुल फॉर्म बन सकता है, जो कि होगा महात्मा यानी कि एमपी, गांधी यानी कि गुजरात, हर मतलब हरियाणा, राज्य मतलब राजस्थान, में मतलब महाराष्ट्र, दिखे यानी कि दिल्ली। तो आप इस फ्रेज को याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी हर राज्य में दिखे। यहाँ पर एक और चीज जान लीजिए कि ये 8 लेन की एक्सप्रेसवे होगी। अभी तक दिल्ली से मुंबई जाने में लगभग 24 घंटे लगते थे, लेकिन अब आप 12 घंटे में ही बाई रोड दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को किया गया था और यहाँ पर 2022 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। एनिमल पासेस की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे पे 5 एनिमल पासेस होंगे, जिनकी टोटल लेंथ 2.5 किलोमीटर की होगी और ये हर 500 मीटर पे बनाए जाएंगे। इसके अलावा जू की तरह यहाँ पर भी 8 मीटर की बाउंड्री वॉल होगी। अब वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वडोदरा गुजरात में स्थित है और अब इस प्रोजेक्ट को भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ही मर्ज कर दिया गया है।
ये टोटल 380 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, जिसमें 8 लेन की सड़क बनाने की बात की गई थी। यहाँ पर आप इस चीज को इग्नोर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 44,000 करोड़ है और इस प्रोजेक्ट को नेशनल एक्सप्रेसवे जनवरी 2020 में अनाउंस किया गया था। अब देखिए, दिल्ली का प्रदूषण काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, क्योंकि 2014 में WHO की एक स्टडी के हिसाब से दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी थी। अब देखिए, सिंस राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों को पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने की सलाह दी थी, जो कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत प्रपोज किए गए थे। इस समस्या से निपटने के लिए जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स थीं और एक्सपर्ट्स थे, उनके बीच में 2016 में काफी सारी मीटिंग्स हुई थीं, जिसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि EPCA को प्रपोज किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस अथॉरिटी को अप्रूव कर दिया था। इस अथॉरिटी का मेन मकसद ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स लेना था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि EPCA इमरजेंसी सिचुएशंस में ही अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है, जब एयर क्वालिटी पुअर से वेरी पुअर की तरफ चली जाए। अब देखिए, दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया था फॉर इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी। इस स्कीम का आप नाम जान लीजिए, ऑड इवन रोड स्पेस रेशनिंग स्कीम, यानी कि रोड की स्पेस का यूसेज रेगुलेट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। हाउएवर, इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन तभी होता है जब एयर क्वालिटी सीवियर प्लस स्टेज पे पहुंच जाती है। इसके अलावा ऐसी सिचुएशन में स्कूल्स को भी बंद कर दिया जाता है। अब देखिए, एयर क्वालिटी के डिटोरिएट होने पे अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं। अब इन मेजर्स को जानने से पहले आप कुछ चीजों को समझ लीजिए। यहाँ पर PM का अर्थ है पर्टिकुलेट मैटर और UG का अर्थ है माइक्रोग्राम्स। यहाँ पर एयर क्वालिटी की स्थिति अगर 48 आवर्स से ज्यादा के समय में एक ही जैसी बनी रहती है, तभी उसको एयर क्वालिटी की स्टेज में काउंट किया जाता है। ये बहुत मुश्किल है कि आपसे ये पर्टिकुलर यूनिट्स पूछी जाएं। हाउएवर, हर स्लाइड में आप इस चीज को देखते हुए चलिएगा। अब देखिए, सीवियर प्लस जो स्टेज होती है उसी को हम इमरजेंसी स्टेज कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में दिल्ली के अंदर ट्रक्स की एंट्री को बैन कर दिया जाता है, एक्सेप्ट वो ट्रक्स जो कि एसेंशियल कमोडिटीज सप्लाई करने का काम करती हैं। इसके अलावा पूरे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क को भी रोक दिया जाता है और ऑड इवन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के अलावा एक टास्क फोर्स गठित की जाती है जो कि वेरियस अदर स्टेप्स लेती है। फॉर एग्जाम्पल, शटिंग डाउन ऑफ स्कूल्स। सीवियर स्टेज में ईंटे की भट्टी, कंक्रीट के हॉट मिक्स प्लांट्स और स्टोन क्रशर इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा पावर जनरेशन में कोल को इस्तेमाल करने की बजाय नेचुरल गैस को इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंकरेज करने के लिए डिफरेंशियल रेट्स प्रपोज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन को और ओल्ड एज के व्यक्तियों को कम रेट्स पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा रोड्स को साफ करने के लिए सफाई कर्मचारियों को लगाया जाता है या फिर ट्रक्स का भी इस्तेमाल होता है और डस्ट पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए सड़क पे पानी का छिड़काव भी किया जाता है। वेरी पुअर कंडीशंस होने पर डीजल जनरेटर्स की यूसेज पे पाबंदी लग जाती है, जबकि पार्किंग फीस को 3 से 4 गुना बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बस और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी जाती है और गवर्नमेंट एडवाइजरीज जारी करती है उन लोगों के लिए जिनको कोई रेस्पिरेटरी या फिर हार्ट डिजीज हो, और ऐसे लोगों का जो आउटडोर मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब देखिए, अगर एयर क्वालिटी मॉडरेट से पुअर होती है तो गार्बेज बर्निंग पर हैवी फाइन्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो ईंटे की भट्टियां हैं और अदर इंडस्ट्रीज हैं वो पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस का पालन करें। रोड्स की सफाई और स्प्रिंकलिंग के अलावा फायर क्रैकर्स पे बैन को एनफोर्स किया जाता है। वैसे तो पिछले कुछ दिनों में वेरियस ह्यूमन डिजीजेस न्यूज में थी। हाउएवर, जू इन्फेक्शन राइस प्लांट में होता है और देखिए, राइस ऐसी क्रॉप है जो पूरी दुनिया में कल्टीवेट की जाती है। ऐसे में जू इन्फेक्शन के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको लीफ ब्लाइट डिजीज भी कहते हैं और ये
इतने बड़े स्केल पे होता है कि जो राइस का टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उस पे इफेक्ट आ जाता है और ऐसी सिचुएशन फूड सिक्योरिटी के लिए भी घातक होती है। अब वैसे तो जू इन्फेक्शन काफी पुरानी बीमारी है, बट हाल ही में ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने जू बैक्टीरिया और राइस प्लांट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसके मैकेनिज्म को पता लगाया है। ये पता लगाना इसलिए जरूरी था ताकि रिसर्चर्स डिजीज कंट्रोल की स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट कर सकें और राइस प्लांट के इम्यून सिस्टम को जू इन्फेक्शन के खिलाफ प्रिपेयर किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर रिसर्चर्स ने जू और राइस प्लांट के इंटरैक्शन को पता लगाने के लिए जू बैक्टीरिया से और इन्फेक्टेड राइस की सेल वॉल्स से कुछ मॉलिक्यूल्स डिराइव किए हैं और इसी के बेसिस पे ये आगे चल के वैक्सीन्स डेवलप करेंगे। इसके अलावा जू के द्वारा सिक्रीट की जा रही सेल प्रोटीन पे भी काम चल रहा है, जो कि कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही सेल्यूलोज प्रोटीन राइस प्लांट के इम्यून रिस्पॉन्स को डिटरमाइन करता है। तो ये था हमारा एनालिसिस 13 और 14 अक्टूबर के डेली जीएस कैप्सूल का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।